एनसीईआरटी कक्षा 12 की बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इस चैप्टर की के वीडियोस की श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो है, 7वां वीडियो है। अब तक यदि हम लोग समराइज़ करें तो पहले वीडियो में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। तीसरे में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और चौथे में oogenesis के बारे में हमने आपस में चर्चा की थी। और फिर उसके बाद में 5वें वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में अध्ययन किया था। और पिछला जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है। और ये भी हमने देखा था कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रारंभिक विभाजन होते हैं उनको क्लीवेज बोलते हैं। विदलन के फलस्वरूप पहले 8 से 16 कोशिकीय संरचना मोरूला बनती है। मोरूला का निर्माण ज़ोना पेलुसिडा के अंदर ही होता है और इस दौरान भ्रूण के साइज़ में वृद्धि नहीं होती, केवल कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी। और ये सब फेलोपियन ट्यूब में हो रहा था मोरूला तक। जैसे ही मोरूला यूट्रस में पहुंचता है तो ज़ोना पेलुसिडा गायब हो जाती है, भ्रूण का साइज़ बढ़ने लग जाता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, अंगूठी नुमा संरचना, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे। ब्लास्टोसिस्ट में बाहर के जो आवरण था, बाहरी जो भाग था, चपटी कोशिकाओं से निर्मित, उसको ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया था। और एक तरफ अन्य जितने भी ब्लास्टोमियर थे, कोरकखंड थे या कोशिकाएं थी, वो इकट्ठा हो जाती है, उसको हमने नाम दिया था इनर सेल मास। और फिर हमने देखा था कि इनर सेल मास की तरफ से ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाती है, जहाँ से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मान लो इधर ही इनर सेल मास अंदर की तरफ, इनर सेल मास की तरफ से एंडोमेट्रियम के संपर्क में आ जाती है और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम उसको चारों ओर से घेर लेता है और उसको समा जाता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद की बात हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें देखो क्या क्या आएगा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, साथ में पार्चुरेशन यानी प्रसव की क्रिया, किस प्रकार बच्चे का जन्म होगा, और फिर दुग्ध स्रवण, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी पर चलते हैं। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर समा जाता है तो एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की दीवार उसको चारों ओर से घेर लेती है। घेरने के पश्चात जो भ्रूण था वो चारों ओर से पैक हो गया गर्भाशय दीवार के अंदर। तो जो ब्लास्टोसिस्ट जो था उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट थी, बाहर वाली लेयर, उसमें छोटी छोटी पतली पतली अंगुली नुमा उभार विकसित हो जाते हैं। इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाइज। कोरियोनिक विलाइज ये अपने को काले अक्षरों में काले रंग में ऐसे दिखाया गया, जड़ जैसे जैसे फैली हुई है। जिस प्रकार मिट्टी में जड़ फैलती है वैसे ये चारों ओर फैल रही है। और ये एंडोमेट्रियम के अंदर अंदर हो रहा है। ये इतना एंडोमेट्रियम है, ऐसे दिखाया गया। यूट्रस के ऊपर वाले भाग में रोपण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रोपण नहीं हुआ है, इसलिए ये एज इट इज़ है। और यहाँ पे रोपण होने बाद में ये उसकी ट्रोफोब्लास्ट थी पहले, मान लेते हैं, और इससे ये कोरियोनिक विलाई विकसित हुई है। ठीक है, इसको यहाँ पे एक बार प्लासेंटल विलाई कहा है, हम लोग प्लासेंटा पर आएंगे भी। कोरियोनिक विलाई बन जाती है। कोरियोनिक विलाई गर्भाशय की दीवार में फैल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे की जड़ मिट्टी के अंदर फैल जाती है ना। तो वो जड़, जो मूल जो है जड़, वो तो एक प्रकार से भ्रूण हो गया, और उससे जो पतली पतली जो मूल का जो भाग है, शाखाएँ हैं जो मिट्टी में फैल जाती हैं, वो एक प्रकार से कोरियोनिक विलाई है। ठीक है,
अब इसके कारण से ये कोरियोनिक विलाई है और ये हो गया प्लस ये हो गया एंडोमेट्रियम गर्भाशय की दीवार, ये इसके अंदर फैल जाती है। तो एक प्रकार से दोनों इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। हिंदी में इसके लिए आपकी किताब में नाम दिया है अंतरा अंगुली युक्त, जैसे अंगुलियों के बीच में अंगुलियां आ जाती है ऐसे, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग जड़ से तुलना करें तो जड़ वो चारों ओर फैल जाती है मिट्टी में, तो मिट्टी तो एक प्रकार से गर्भाशय की दीवार है एंडोमेट्रियम, और वो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है। जड़ों की जो पतली पतली शाखाएं कोरियोनिक विलाई है, उसके कारण से जड़ मजबूती से मिट्टी में जम जाती है। वैसे ही हो गया ये जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनी है, इसमें दोनों का भाग है। ये उस मातृक उत्तक पेरेंटल मैटरनल टिश्यू है, गर्भाशय मातृ जो माता है उसके शरीर का भाग है, और ये जो फैल रही है साथ में विलाईज, ये हो गया उस बच्चे का भाग, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बना रहे हैं जिसको प्लासेंटा बोलते हैं। ये दोनों मिलकर प्लासेंटा है, ठीक है, दोनों मिलकर ये प्लासेंटा है। ये चीज़ अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। कोरियोनिक विलाई उस भ्रूण का और ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दोनों एक दूसरे के इंटरडिजिटेड हो जाती है। यदि मैं बुक से पढ़ कर सुनाऊँ तो इसमें लिखा है द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, जिसको fetus भी बोलते हैं हम लोग, गर्भस्थ शिशु भी कह सकते हैं, maternal body called placenta। यानी एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बनी है किन किन के बीच में, गर्भस्थ शिशु जिसको हम fetus बोलते हैं, और साथ में जो मातृ उत्तक है उनके बीच में एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बन गई, वो हो गई प्लासेंटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरा, ठीक है। अब इसमें प्लासेंटा कौन कौन हुआ, ये दोनों चीज़ों का योगदान है। ये पूरा प्लासेंटा है इधर भी, जिसमें ये जड़ जैसी फैली हुई संरचना है कोरियोनिक विलाई है, और उसके साथ में यानी मिट्टी और जड़ दोनों मिलकर क्या बना है, प्लासेंटा बना है। ये मान लो दोनों का समान योगदान है, ठीक है, दोनों के कारण से भाई। अब ये तो हो गया। अब जब ये प्लासेंटा का निर्माण हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी की स्थिति है, तब इसको हम लोग प्रेगनेंसी की स्थिति कहते हैं। अब ये जो संरचना है ये वाली, ये तो शिशु दिख रहा है एम्ब्रियो, ठीक है, ये पूरा ये भ्रूण दिख रहा है, और ये जो संरचना दिख रही है एक जो इस भ्रूण को प्लासेंटा से जोड़ रहा है, उसके लिए नाम है एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पे एक तरल भरा रहता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में एक बात हमारे अगले चैप्टर में भी आएगी। 4th चैप्टर में एक प्रोसेस का नाम आएगा एमनियोसेंटेंसिस। उसमें ये आता है कि पुराने ज़माने में, आजकल प्रतिबंधित क्रिया है, पुराने ज़माने में इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर इस गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता चला देते थे कि भावी संतति लड़का होगी या लड़का होगा या लड़की होगी। इसकी जानकारी एमनियोसेंटेंसिस प्रोसेस द्वारा हो जाती थी। आजकल प्रतिबंध कर दिया है क्योंकि प्राय देखा गया है कि जब गर्भस्थ शिशु बालिका का भ्रूण होता है तब उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, इसलिए इसको रोकने के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। वो एमनियोसेंटेंसिस वहाँ पे देखेंगे। तो 4th चैप्टर कल से हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे। ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ये बाहर वाला जो लाल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये गर्भाशय की कैविटी है, कैविटी ऑफ गुहा है गर्भाशय की, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा दीवार के अंदर समाया हुआ है।
भ्रूण और प्राय बहुत लोग क्या है कि इस एम्बिलिकल कॉर्ड को प्लासेंटा मान लेते हैं। ये प्लासेंटा नहीं है, प्लासेंटा ये है। जड़ और मिट्टी वाली बात अपने को ध्यान रखना है। इसकी जड़ जो कि भ्रूण का भाग है, मिट्टी जो गर्भाशय भाग है, दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये इंटरडिजिटेटेड जो स्ट्रक्चर है, जो एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बनी है, वो प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा चारों ओर है, ठीक है। और ये भ्रूण को प्लासेंटा से जोड़ने वाली संरचना है एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये एक चित्र आपको दिखाया गया है। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे, इस प्लासेंटा के कार्यों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक दिखाने के लिए कि कौन सी वो प्लासेंटा कौन सा है, उसको बताने के लिए एक बार और। ये एम्बिलिकल कॉर्ड, ये गर्भाशय की दीवार पूरी दिखाई दे रही है। इसमें लाल वाला जो पोर्शन है, लाल वाला पोर्शन जो है वो यूट्रस का योगदान है। और ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग आकृति में ऐसे फैली हुई संरचना दिखाई, जिसको विलस बोला इसने, ये कोरियोनिक विलाई वाला भाग है, कोरियोनिक विलाई। इसी को इस जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है और बड़ा करके। तो ये कोरियोनिक विलाई किससे बना है? ट्रोफोब्लास्ट से बना है, इसलिए लिखा है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये लाल लाल वाला पोर्शन ये बीच वाला है जो कि यूट्रस वाला भाग है। इसमें मातृ रक्त है, मैटरनल ब्लड, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कोरियोनिक विलाई था, इसके अंदर क्या है? उस बच्चे का रक्त है। तो दोनों का रक्त एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से। और इस संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के माध्यम से ही शिशु को माँ से पोषण वगैरह प्राप्त होता है, और शिशु के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ माँ के शरीर में जाते रहते हैं, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं से उसके गर्भस्थ शिशु को पोषण वगैरह प्रदान करना वो प्लासेंटा के माध्यम से होता है। प्लासेंटा के माध्यम से ही ऑक्सीजन की सप्लाई शिशु को होती है, और शिशु से जो श्वसन करता है गर्भस्थ भ्रूण, शिशु न बोलकर भ्रूण बोलेंगे उसको, जो फीटस जो है वो जब श्वसन में CO2 त्यागता है तो वो भी प्लासेंटा के माध्यम से इसमें माँ के रक्त में चला जाता है, और फिर उसके उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब प्लासेंटा के कार्यों पर चर्चा करते हैं। पहले, इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ये भ्रूण को उपलब्ध करवाता है क्या? O2 व पोषक पदार्थों को भ्रूण को उपलब्ध कराता है, ठीक है। दूसरा, इट रिमूव CO2 एंड वेस्ट मटीरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। जो गर्भस्थ भ्रूण है उसके द्वारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उसके शरीर में, उनको निकालता है। निकालेगा कैसे? कि वो उसको माँ के शरीर में पहुँचा देगा प्लासेंटा के माध्यम से, और माँ के उत्सर्जन तंत्र द्वारा CO2 माँ के रक्त के द्वारा फेफड़ों तक जाएगी, फेफड़ों से शरीर से बाहर अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट वगैरह उस माँ के रक्त के द्वारा वो किडनी वगैरह से होकर, जैसे उत्सर्जन तंत्र का हमने पढ़ा है 11th में, उस प्रकार से उत्सर्जन होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, ये ध्यान रखना है। प्लासेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से? HCG, HPL, HCG, HPL। HCG का पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG है, सॉरी HGC लिख दिया है इधर, यह है HCG, HCG होगा, ठीक है। इसको सही करेंगे आप। HCG है ये, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसमें H स्मॉल लिखते हैं, CG कैपिटल लिखते हैं। गोनेडोट्रोपिन वही LHFSH, और LHFSH वैसे कौन स्रावित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है ना। तो पीयूष ग्रंथि जो LHFSH स्रावित करती है वो गर्भावधि के समय प्लासेंटा भी स्रावित करता है, उसको बोल देते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन,
ठीक है। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन शब्द जहाँ पे भी आएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टोजन, लैक्टेशन जैसे इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब दुग्ध से संबंधित है। इसका मतलब इस हार्मोन के कारण से उस माता के स्तन ग्रंथियों का विकास होगा, उसमें दुग्ध निर्माण में भी ये सहायता करेगा HPL। ये दोनों कौन स्रावित कर रहा है? प्लासेंटा स्रावित कर रहा है। इसके अलावा प्लासेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित करता है। एस्ट्रोजन जो कि अंडाशय के पुट्टक स्रावित कर रहे थे, फॉलिकल स्रावित कर रहे थे, वो एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन जो कि भारी मात्रा में लगातार कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित कर रहा है। ये हार्मोन्स उनके अलावा यानी अंडाशय के अलावा प्लासेंटा भी स्रावित करता है, प्लासेंटा भी स्रावित करता है। ठीक है। ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो केवल गर्भवती महिलाओं में ही पाए जाएंगे। ये तो जो गर्भवती नहीं है उनके रक्त में भी पाए जाएंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन ये दोनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो केवल गर्भवती महिलाओं में ही पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दिनों में अन्य हार्मोन्स भी अपने सामान्य मात्रा के से बहुत अधिक मात्रा में होता है, सामान्य की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि अंडाशय भी स्रावित कर रहा है, ये भी स्रावित कर रहा है। इसके अलावा एक कोर्टिसोल है जो कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, कोर्टिसोल है। ठीक है। प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन है। प्रोलैक्टिन आपने पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है, वो भी एडिनो हाइपोफाइसिस, अग्र पीयूष। और थायरोक्सिन तो प्रसिद्ध हार्मोन है ही, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। ये सभी हार्मोन सामान्य महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं में बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, और इन हार्मोन का कार्य उस गर्भस्थ शिशु के अच्छे प्रकार से डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है। प्रेगनेंसी में अच्छी प्रकार से उनका आवश्यक है। इसके अलावा एक और हार्मोन ऐसे हैं, रिलैक्सिन नाम का, जो कि अंडाशय द्वारा स्रावित करेगा। कब? प्रसव के समय, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब प्रसव के समय। तो ये तीन ऐसे हार्मोन हो गए जो केवल गर्भवती महिला में होते हैं। ये तो गर्भवती महिला में काफ़ी दिन तक रहते हैं, और प्रेगनेंसी की समाप्ति के समय जब बच्चे का जन्म होता है उस समय कुछ समय के लिए रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। ठीक है। तो आपकी बुक में एक जगह इसका उल्लेख है कि लेट अस रिमेंबर दैट, कि हमें याद रखना चाहिए कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। केवल प्रेगनेंसी के दौरान स्रावित होता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स like estrogens, progesterones, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood। कि मातृ रक्त में काफ़ी गुना अधिक हो जाते हैं ये अन्य हार्मोन्स भी। ठीक है। अब ये हार्मोन काम क्या करते हैं? These hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। ठीक है। तो ये कार्य ये करते हैं। तो ये प्लासेंटा के कार्य आपको याद रखने हैं। एक और कार्य है, प्लासेंटा ट्रांसफर्स IgG एंटीबॉडीज़ टू द फीटस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्फेंट। IgG एंटीबॉडीज़ का प्रकार है, एक चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, उसमें आएगा। IG का पूरा नाम है कैपिटल I और स्मॉल g, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम एंटीबॉडी है, इसी का दूसरा नाम एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी भी काफ़ी आप लोग सुनते आ रहे हैं आजकल कि जो कोविड की वैक्सीन जो हमें लग रही है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, उससे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन रही है ना। उन एंटीबॉडीज़ का ही नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडीज़ कई प्रकार की है, IgA, IgG, IgE, IgM, ऐसे कई प्रकार की है। उनका हम लोग अलग से वर्णन ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपके 3rd यूनिट में। ठीक है। 12वीं की 3rd यूनिट में। तो उसमें एक प्रकार है, इस एंटीबॉडी का एक प्रकार है IgG। ये IgG सबसे ज़्यादा मात्रा मिलने वाली एंटीबॉडीज़ है हमारे शरीर में, और ये IgG माँ के शरीर से IgG ट्रांसफ़र होती है बच्चे के शरीर में। उस गर्भस्थ शिशु
जो फीटस जो है, एम्ब्रियो है, उसको ट्रांसफ़र होती है। और उस एम्ब्रियो और फिर उस वो जब वो बच्चे का जन्म होगा तो उसमें पहले से कुछ एंटीबॉडीज़ मिल जाएगी उसको, जो उसकी माँ से मिला है। और ये उस बच्चे को जब तक उसकी खुद की एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तब तक वो बचाने का कार्य करता है। ऐसे हम कोलेस्ट्रम में भी पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रम जो प्रथम शुरुआती दुग्ध होता है माता का बच्चे को जो मिलता है, उसमें भी एंटीबॉडीज़ होती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये प्लासेंटा के कार्य परीक्षा की दृष्टि से भी अपने को याद रखना है, काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग गर्भावधि में की अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार बच्चे का कौन कौन से अंग बनते हैं, क्या क्या बनता है, वो देखते हैं। कि जैसे ही वो प्लासेंटा बन गया तो उस इनर सेल मास जो था उस ब्लास्टोसिल का, वो धीरे धीरे उसमें 3 भ्रूणीय जनन स्तर बन जाते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले बनते हैं, फिर दोनों के बीच में कुछ समय बाद मीजोडर्म बन जाता है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो इन तीनों भ्रूणीय जनन स्तर से बना है। कोई ऐसा है जो पूर्णतया एक्टोडर्म से बना है, कुछ अंग ऐसे हैं जो पूर्णतया एंडोडर्म से बने हैं, कुछ मीजोडर्म से बने हैं पूर्णतया, कुछ में दो का योगदान है। एक्टोमीजोडर्म यानी एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों ने मिलकर किसी अंग को बनाया है। कोई मीजोडर्म और एंडोडर्म मिलकर बनाते हैं, तो ऐसे, लेकिन सभी अंग कोई ना कोई उससे बना है। तो आपने जैसे विभिन्न तंत्रों के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जो हमने 11th की यूनिट पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे अंग जो अलग अलग तंत्र थे उनमें आता था कि ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से बना है या एंडोडर्म से बना है या मीजोडर्म से बना है, ऐसे नाम वहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो ये भ्रूणीय जनन स्तर वगैरह बनते हैं और ये तीनों भ्रूणीय जनन स्तर से सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये जैसे देखते हैं कि शुरुआत में ये निषेचित अंडाणु हैं, फिर इसमें दो कोरक खंड, 4 कोरक खंड, 8 कोरक खंड या ब्लास्टोमियर, ये दोनों के दोनों क्या थे, मोरूला थे। ये मोरूला थे। फिर वो ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर ये 4 सप्ताह का भ्रूण, ये 10 सप्ताह का भ्रूण, ये 16 सप्ताह का भ्रूण, ये 20 सप्ताह का भ्रूण। प्रेगनेंसी जो रहती है मानव में, वो महिलाओं में वो 40 सप्ताह की होती है। 40 सप्ताह, या जिसको हम 9 महीना बोलते हैं। एक महीने में एवरेज 4 सप्ताह होते हैं, तो 9 चौक 36 सप्ताह, कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 9.25 महीना या 9.5 महीना हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, 40 सप्ताह ये होता है। 280 दिन, 280 दिन होता है। ऐसे दिनों में माने तो 280 दिन, सप्ताह में माने तो 40 सप्ताह, महीनों में माने तो 9 महीने इसको माना जाता है गर्भावधि। अब इस दौरान कुछ अलग अलग है कि 1 महीने का जो भ्रूण है उसमें हृदय का विकास हो जाता है। 1 महीने के भ्रूण में हार्ट का विकास हो जाता है और हार्ट बीट भी सुनी जा सकती है स्टेथोस्कोप की सहायता से उस गर्भस्थ शिशु की। इसका मतलब जन्म से 8 महीने पहले ही हमारा हृदय बन गया था, हृदय धड़कना शुरू हो गया था, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक लगातार धड़कता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि 12 सप्ताह का जो भ्रूण होता है, जिसको हम प्रथम त्रैमास मान सकते हैं, फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम त्रैमास 3 महीने के, यदि 3 त्रैमास में माने तो 12 सप्ताह जो है, जो पहले 3 महीने, तो 3 महीने जब हो जाते हैं तब भ्रूण के लगभग सभी मुख्य अंग बन जाते हैं, जिसमें हाथ पैर है, उनकी अंगुलियां हैं। ठीक है, और बाह्य जननांग है। यहाँ पे ध्यान रखना है 12 सप्ताह के बाद या 12 सप्ताह होने से पहले तक यदि कोई गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच करना चाहता है सोनोग्राफी वगैरह की सहायता से, तो स्पष्ट पता नहीं चलता है। 12 सप्ताह के बाद ही बाह्य जननांग विकसित होते हैं और सोनोग्राफी द्वारा
गर्भ शिशु के लिंग का पता चल सकता है। इसलिए एक अगले चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, MTP एक शब्द आएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सरकार ये मानती है, या एक वैधानिक नियम है कि 12 सप्ताह से पहले यदि किसी की प्रेगनेंसी को समाप्त किया जाता है चिकित्सा की दृष्टि से, डॉक्टरों की देखरेख में, तो वो सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी को या अबॉर्शन जिसको कहते हैं, प्रेगनेंसी को समाप्त करते हैं, वो ज़्यादातर 12 सप्ताह के बाद ही होता है। क्योंकि 12 सप्ताह के बाद ही पता चलता है कि लड़का है लड़की है। और लड़की है तो बहुत लोग ऐसे हैं अपने देश में जो उस लड़की को जन्म होने से पहले ही समाप्त कर देते हैं। इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, 12 सप्ताह में जो है मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, 12 सप्ताह भ्रूण। फिर 5वें महीने तक बच्चे के शरीर में हल्के हल्के बाल उसके सिर पर उगने लग जाते हैं, और दूसरे त्रैमास यानी 6 महीने की अवधि तक पूरे शरीर में पतले पतले छोटे छोटे बाल से शरीर ढक जाता है। और 5वें महीने तक उसकी आंखें भी खुल जाती है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं। और 9वें महीने के अंत तक जो गर्भ शिशु है पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है जन्म के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं कैसे होगा शिशु का जन्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक और दिखाया गया है, ये पूर्ण विकसित बच्चे को गर्भाशय के अंदर दिखाया गया है। ये भ्रूण, ये एम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, प्लासेंटा तो उस दीवार से उसका संपर्क है। ठीक है, प्राय सिर की तरफ से बच्चे का जन्म होता है, इसलिए सिर आगे की तरफ होता है। ठीक है, ये गर्भाशयी ग्रीवा, सर्विक्स बोला है, ये उस माता का मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जिस बंद थैले में बच्चे का विकास हो रहा था, एमनियोटिक सैक, और इस बच्चे के चारों ओर तरल भरा रहता है जिसको हमने बोला था एमनियोटिक फ्लूइड। ये सब इसमें दिखाया गया है। ये पीछे ये रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हिंदी में आपकी किताब में एक नाम दिया इसके लिए, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, ऐसे नाम दिया गया, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। थोड़ा ज़्यादा इजी है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ना। ठीक है, ये क्या है कि 9 महीने जब पूर्ण हो जाते हैं तो गर्भस्थ शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। गर्भस्थ शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। और बच्चे के जन्म की जो प्रक्रिया है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्चुरेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रसव। प्रसव जो गर्भस्थ शिशु का माता के शरीर से बाहर निकलना है, यानी बच्चे का जन्म, डिलीवरी जिसको बोलते हैं, है ना। बच्चे की डिलीवरी होना यानी गर्भस्थ जो गर्भाशय के अंदर जो शिशु है जो पूर्ण विकसित हो गया है उसका माँ के शरीर से बाहर निकलना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन या प्रसव। तो प्रसव की शुरुआत कैसे होती है कि सबसे पहले जो पूर्ण विकसित भ्रूण हैं वह और गर्भाशय की दीवार से सिग्नल जनरेट होते हैं कि बच्चा पूर्ण तंत्रिकीय सिग्नल। तो एक प्रकार से ये तंत्रिकीय और अंतःस्रावी क्रिया मिक्स है, न्यूरो एंडोक्राइनल प्रोसेस है ये। तो शुरुआती वो तंत्रिकाएँ, उन तंत्रिकाओं के द्वारा वो सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क के निर्देश में पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो है, जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो गर्भाशय की दीवार की बीच वाली परत जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम पर क्रिया करता है। और मायोमेट्रियम उसके कारण से मायोमेट्रियम में संकुचन प्रारंभ होते हैं। संकुचन होना फैलना, संकुचन होना फैलना, ये संकुचन और फैलने की जो क्रिया है इसके संकेत मस्तिष्क में लगातार जाते रहते हैं और मस्तिष्क के आदेश पर न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गर्भाशय दीवार में संकुचन
बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती जाती है। संकुचन बढ़ा कौन रहा है? ऑक्सीटोसिन, और संकुचन बढ़ने के कारण से ऑक्सीटोसिन और बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा उतने ज़्यादा गर्भाशय की दीवार में संकुचन प्रारंभ होता है, जिसके कारण से उस माता को तीव्रतर पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसको लेबर पेन बोलते हैं, लेबर पेन। ठीक है, और वो संकेत है कि बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। अस्पतालों में इसीलिए लेबर वार्ड होता है, एक लेबर वार्ड, जहाँ पे डिलीवरी करवाई जाती है। तो लेबर शब्द यहाँ से आए गए। तो उस ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है, कौन सा, कि शुरुआती संकेत उत्पन्न हुए पूर्ण विकसित भ्रूण और गर्भाशय द्वारा, जिसके कारण से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में संकुचन उत्पन्न करता है, और इन संकुचन जैसे संकुचन उत्पन्न होते हैं ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाता है, संकुचन तीव्र से और तीव्र होते जाते हैं। इन्हीं सभी प्रक्रिया को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इजेक्ट मतलब बाहर निकलना, फीटल उस भ्रूण के लिए कहा है, और ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया भी आपने 11वीं में पढ़ी है। तो ये देखो, शुरुआत में चलते हैं। बेबी पुशेज अगेंस्ट सर्विक्स कॉजिंग इट टू स्ट्रेच, कि बच्चा जो है वो गर्भाशय की ग्रीवा की तरफ खींचता है, जिसके कारण से उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉजेज नर्व इम्पल्स टू बी सेंड टू द ब्रेन, इसके कारण से तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न होते हैं। ये तंत्रिकीय आवेग मस्तिष्क में जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में जाते हैं तो ब्रेन स्टिमुलेट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, मस्तिष्क जो है वो पश्च पीयूपाली को सक्रिय करती है, जिससे वो ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्मूथ मसल लाइनिंग द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, कि गर्भाशय की दीवार में जो चिकनी पेशियां हैं उनको संकुचन के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और चिकनी पेशियां यानी स्मूथ मसल्स, जो अनैच्छिक पेशियां हैं वो कहाँ हैं? मायोमेट्रियम में। ठीक है, मायोमेट्रियम में संकुचन उत्पन्न होता है। इन संकुचनों से वो बच्चा और ज़्यादा धकेलता है, क्योंकि गर्भाशय दीवार में संकुचन होगा तो बच्चे और धकेलेगा, और धकेलेगा तो ये फिर से वो क्रिया, तो ये चलती रहती है। इसी को बोलते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है ये जो बच्चा है वो शरीर से बाहर आ जाता है। कहाँ से? सर्विक्स का जो नेक है, उसके गर्दन है, ग्रीवा है, और फिर वेजाइना से होकर शरीर से बाहर आ जाएगा। बच्चा जब बाहर आता है तो उसके साथ में एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा भी आ जाती है। ये प्लासेंटा इतनी नहीं, चारों ओर दीवार में थी। ठीक है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड ये सब सहित बाहर आ जाते हैं, और एक नई ब्लेड से उस एम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं। ठीक है, नाभि से जुड़ा हुआ रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। ये भी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का एक और डायग्राम से हमने दिखाया है। इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे है, बेबी मूव्स डीपर इनटू मदर्स बर्थ कैनाल, कि बच्चा बाहर निकलने के लिए उस ग्रीवा सर्विक्स जो होता है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा है, उससे छूता है तो उसमें सर्विक्स ऑफ यूट्रस इज स्ट्रेच, तो गर्भाशय ग्रीवा में खिंचाव उत्पन्न होता है। गर्भाशय की ग्रीवा में खिंचाव उत्पन्न होता है तो नर्व इम्पल्सेज आर सेंट टू हाइपोथैलेमस, कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के भाग तक ये तंत्रिकीय संकेत पहुँचते हैं, आवेग पहुँचते हैं, जिसके कारण से हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का भाग है वो पश्च पीयूष को ये आवेग भेजता है। इसके कारण से पश्च पीयूष जो है वो ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है, इसका पोस्टीरियर भाग। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेज ऑक्सीटोसिन टू ब्लड, ऑक्सीटोसिन ट्रेवल्स टू यूट्राइन मसल, कि रक्त में ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है रक्त के माध्यम से
गर्भाशय की मायोमेट्रियम तक पहुंचकर उनमें संकुचन उत्पन्न करता है। तो ये छठा पॉइंट यहाँ पे, यूट्रस रेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीटोसिन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मोर विगरसली, और तेज़ी से वो संकुचित होता है। और एट बर्थ स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स लेसन्स एंड पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज़ ब्रोकन। ठीक है, तो ये जब बच्चा बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीटोसिन का स्राव कम हो जाता है। तो तभी कोई डिलीवरी जब डॉक्टर वगैरह करवाते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि और ज़्यादा संकुचन को प्रेरित कर सकें। ठीक है, अब ये जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उस समय क्या है कि एक बाधा है, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ से बच्चा बाहर निकलेगा, पेल्विक रीजन जो है वहाँ पे श्रोणी मेखला होती है जिसको हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं। श्रोणी मेखला के दोनों आधे आधे भाग अर्धांश जो है आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम के जोड़ से जुड़े हुए रहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो उस प्यूबिक सिम्फाइसिस को हटाना ज़रूरी है ताकि बच्चा बाहर निकल सके। ये काम रिलैक्सिन हार्मोन करता है, जो थोड़ी देर पहले वीडियो में बता रहा था मैं कि प्रसव के समय ओवेरी रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है, शिथिल कर देता है, जिससे प्यूबिक ये जोड़ जो है श्रोणी मेखला का वो अलग हो जाता है और बच्चा सुगमता से बाहर आ सकता है। ठीक है, ये जैसे पार्चुरेशन दिखाया गया, प्रसव कैसे होता है। ये गर्भाशय पिंक कलर में दिखाया गया, गर्भाशय की ग्रीवा जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, ये शिशु गर्भ शिशु का सिर, और ये देखो सिर के माध्यम से बाहर आ रहा है, सिर के माध्यम से आ रहा है बाहर। ये ब्लू कलर में जो दिखाया गया है इधर भी, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो है एम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो पिंक डार्क पिंक में जो दिखाया गया है ये है प्लासेंटा। ठीक है, तो जब बच्चा बाहर आएगा तो उसके साथ में एम्बिलिकल कॉर्ड और एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में ये प्लासेंटा भी बाहर आ रही है। प्लासेंटा डिटैचिंग फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से अलग होते हुए, है ना, प्लासेंटा सहित। तो ये प्लासेंटा सहित बाहर आएगा तो रक्त स्राव भी होगा। इसलिए ही कहते हैं कि डिलीवरी जो है वो हमेशा अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त स्राव शरीर से हो सकता है, तो तत्काल उस माता को रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है। ये भी सावधानी रखी जाती है। लास्ट टॉपिक इसका है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब है दुग्ध श्रवण। दुग्ध श्रवण मतलब जो कि माता जो है, बच्चे का जन्म हो गया है तो शिशु को दुग्ध पिलाना है, दुग्ध पान कराना है, उसके बारे में ये है। तो ये अपने एनसीईआरटी लास्ट पैराग्राफ है, उसी को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि गर्भावस्था के दौरान कि जो स्तन ग्रंथियाँ हैं उस माता की, उसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं, विभेदीकरण होता है, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, और वो दुग्ध का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन की प्रक्रिया द्वारा उन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, कि जो नवजात जो है उसको पोषण प्रदान करने में माता का योगदान करता है। और ये भी आप लोगों को जानकारी होगी, 6 महीने तक तो छोटे जो शिशु होता है, जन्म के 6 महीने तक डॉक्टर केवल माँ का दूध की ही अनुमति देते हैं, केवल माँ का दूध, उसको पानी भी नहीं पिलाया जाता है छोटे बच्चे को। ठीक है, केवल माँ का दूध ही दिया जाता है। शुरुआती जो दुग्ध जो निकलता है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ठीक है, शुरुआती दिनों में बच्चे के जन्म होने के बाद में कुछ दिनों के लिए जो दुग्ध स्रावित होता है माँ की स्तन ग्रंथियों से, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम को हिंदी में खीस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खीस, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज़। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उस बच्चे की रक्षा करते हैं, उस बच्चे की रक्षा करते हैं बीमारियों से। ठीक है, जब तक उसका शरीर स्वयं एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है। एक तो प्लासेंटा से मिली उसको,
और एक यहाँ से भी मिल रही है उनको, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है उस बच्चों के लिए ये शुरुआती दुग्ध बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः जो पशुपालक है वो लोग उनको जानकारी है कि गाय जब बच्चे को जन्म देती हैं, बछड़े को, तो उसके शुरुआती दुग्ध को पिलाने नहीं देते अपने यहाँ, और उस गाय का दूध निकाल कर बाड़ में फेंक देते हैं। हल्के पीले रंग का, गाढ़े रंग का दुग्ध होता है। वो दुग्ध उस छोटे बछड़े के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस कोलेस्ट्रम को पिलाना आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। तो एक स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए दुग्धपान कराने की अनुशंसा डॉक्टर्स द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। और यदि एनसीईआरटी किताब के पेज गिने तो पेज तो लिमिटेड होंगे, इसमें 10-12 पेज का कोई चैप्टर होगा ही, 13 पेज ही है इसमें सिर्फ, और क्वेश्चन आंसर मिला के 15 पेज का है। लेकिन इसमें छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, और जिसको हमने 7 वीडियोज़ के माध्यम से आपके सम्मुख रखा है। और ये पूरी वीडियोज़ की श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है। ये नहीं है कि आप सीधा 5वां वीडियो देखोगे आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं है। पहले से लेकर कंटिन्यू आप इनका अध्ययन करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। आगामी वीडियो हम लोग 4th चैप्टर को लेकर चलेंगे, जिसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से उसमें कम महत्व का चैप्टर है वो, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में उसमें एक आध क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है उस चैप्टर से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। उसको हम लोग इस प्रकार से ही लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। लास्ट 2 वीडियो के माध्यम में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।